क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मेरे हाथों में, दोनों हाथों के बीच में ये जो बॉन्ड बना है ये कितनी फिंगर से बना है? कितनी से बना? सॉरी, इफ इट इज थायमिन एंड एडेनिन देन इट शुड बी 2 fingers. वेरी सॉरी, 2 fingers शुड बी इन्वॉल्व। और अभी 2 fingers है, ये थायमिन है, ये एडेनिन है, इनके बीच का जोड़ 2 फिंगर का है। मैंने आपसे पूछा कि कितनी फिंगर से जुड़ा है बेटा? थायमिन और एडेनिन कितनी से? 2 फिंगर से जुड़ा है। ये आप देखें यहां पे थायमिन, इधर एडेनिन, इधर थायमिन, पहले वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, थायमिन और ये एडेनिन 2 से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपसे छोटा सा प्रश्न, जनरलाइज प्रश्न पूछा, जनरल पूछता हूं, मैं आपसे पूछ देता हूं एक लेमैन की तरह कि भाई बेटा आप मुझे बताइए कि ये जो मेरे हैंड्स हैं, ये थायमिन और एडेनिन, ये कितनी फिंगर से जुड़ा है? 2 फिंगर से। अगर आप मेरे 3 फिंगर्स देखें तो वो कहां है? देखना मेरे हाथों में, देखो इस हाथ में देखना, ये 3 फिंगर इधर को मुड़ी हुई है और ये इधर को है, ठीक है? क्योंकि वो ये जो 2 फिंगर्स हैं ये इस हैंड की तरफ हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, रीजन यही है, इस हैंड की तरफ है, इसलिए जो मेरा राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड से 2 फिंगर से जुड़ रहा है, क्योंकि 3 तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, अगर मैं यही बात बोलूं कि अब अगर आप यहां देखते हैं, यहां तीसरे वाले में ये गुआनिन है और ये साइटोसिन है, गुआनिन एंड साइटोसिन, और अभी भी 3 फिंगर्स लगी हुई है बेटा। आप देख रहे हैं 2 अपोजिट है और 3 इस लेफ्ट हैंड की तरफ है। मैं आपसे जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि क्यों 3 से जुड़ी है, तो आप मुझे आंसर देंगे सर क्योंकि आपकी जो फिंगर्स है 3, वो जो है वो इसकी तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है? इससे भी अच्छा तो तब हो, इसमें तो अब देखो मैं और चीज आपको बता रहा हूं, इसमें हो क्या रहा है, इसमें सिर्फ एक ही हैंड पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसे बाउंड तो अच्छे नहीं है। होता क्या है, इसमें भी 3 फिंगर्स और इसकी भी 3 फिंगर्स, ऐसे को बॉन्ड बनते हैं बेटा। अभी आप ध्यान से देखिए, दोनों का पार्टिसिपेशन है, 3 फिंगर इसकी तरफ है, 3 इसकी तरफ है, इसलिए तीनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। अगर गुआनिन और साइटोसिन की बात मैं कर रहा हूं तो 3 फिंगर्स, अगर एडेनिन और थायमिन की बात कर रहा हूं तो दोनों हाथों की 2 फिंगर्स आप में जुड़ेंगे आपस में, समझे हो? If it is thymin and adenine, then 2 fingers of the both the hand they will join. If it is guanine and cytosine, then 3 fingers will join. समझ गए? मेरा बोलने का क्या मतलब है कि जब हम इसमें देखते हैं थायमिन और एडेनिन के बीच में जो ओरिएंटेशन, जो साइड ग्रुप्स जो इस पे अटैच हैं, ऐसे वहां सामने एडेनिन होगा, तो जो एडेनिन है, जो इनके जो साइड ग्रुप है वो इस तरह से एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं 3 डायमेंशनली, कि 2 ही ग्रुप्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन पाता है। मैं भी आपके सामने पेज रखूंगा, उसमें समझाऊंगा जल्दी से, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? और जब गुआनिन एंड साइटोसिन, जब गुआनिन एंड साइटोसिन सामने होते हैं तो गुआनिन के जो 3 साइड ग्रुप्स हैं वे साइटोसिन के 3 साइड ग्रुप के आमने सामने आते हैं और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है बेटा, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो इट इज वेरी क्लियर नाउ दैट it is very clear now that due to the orientation of the side groups of the 2 nucleotides which are anti-parallel to each other, 2 न्यूक्लियोटाइड जो आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, उनके जो साइड ग्रुप है वो इस तरह से ओरिएंट है कि 3 के बीच में फोर्स बनती है, इन साइटोसिन गुआनिन के बीच में और थायमिन और एडेनिन के बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 ही ग्रुप्स के बीच में बन पाता है, इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होता है। मैं अभी आपको पेज से दिखाने की कोशिश करता हूं, काइंडली सी हियर। जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाने की कोशिश करनी थी वो मैं आपको जल्दी से करवा देता हूं। I am focusing this page over the camera. I think you are able to watch these pages. यहां देखें बेटा, यही मैंने बनाया था, 3 डैश एंड यहां है, 5 डैश एंड यहां है।
ये 3' एंड है बेटा, ये 5' एंड। एक चेन की पोलैरिटी 3 to 5' इस डायरेक्शन में है और दूसरी चेन को देखिए आप, वहां पे 3' to 5' अपोजिट है। आप देख रहे हैं ये एडेनिन और थाइमिन है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में आप यहां पे ओरिएंटेशन देखेंगे, सिर्फ NH2 का हाइड्रोजन और थाइमिन का जो ऑक्सीजन है उनके बीच में वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आती हैं, जिन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। लिसन केयरफुली, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में होते हैं, NH2 और ऑक्सीजन के बीच में है, और नाइट्रोजन और NH जो है उसके बीच में है, थाइमिन के NH के बीच में। आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है वो कौन सी पोजीशन पे है थाइमिन के केस में, 4th, और NH2 एडेनिन में कहा होता है अगर आप देखेंगे तो 6th पोजीशन पे। तो 6th पोजीशन का जो NH2 का हाइड्रोजन है, एडेनिन का NH2 का हाइड्रोजन, और जो 4th पोजीशन आपका किसका है, किसका बेटा, इट इज थाइमिन। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पे आप नाइट्रोजन देख रहे हैं, 3rd पोजीशन एडेनिन की जो नाइट्रोजन है उसकी, और ये कौन सा है देखिए आप, अगर आपने थाइमिन का स्ट्रक्चर देखा हो तो कि 2nd और 3rd, क्योंकि 1st पोजीशन से जुड़ता है हमेशा, तो हमें पोजीशंस याद रखनी होती हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th, वहां से काउंटिंग करेंगे आप जहां से जुड़ा है वो। ओके, मैं पेन के हेल्प से आपको समझाता हूं, शायद आप आगे आ रहा हो मेरा। देखेंगे एक बार काइंडली, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके लिए। ये एडेनिन, एडेनिन में जो NH2 होता है हमें पता है कौन सी पोजीशन पे होता है, 6th पोजीशन पे होता है। यहां लिख रहा हूं आपके सामने, पोजीशन नंबर 6 पे NH2 लगा हुआ है। 6th पोजीशन का NH2, और यूरेसिल थाइमिन में, सॉरी, थाइमिन में पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4th कार्बन पे जो ऑक्सीजन है, 4th कार्बन की ऑक्सीजन और 6th पोजीशन पे NH2 जो है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और 3rd नाइट्रोजन ऑफ द थाइमिन, एंड विच वन नाइट्रोजन इज दिस, सी हियर, आप देख सकते हैं काउंटिंग में कौन सी है बेटा, है 7 नो, इट शुड बी 9th। आप यहां से काउंटिंग करना शुरू कीजिए, 1। ओके, देख रहे हैं आप इसको कि नहीं, NH2 ग्रुप कौन से में होता है, देखिए 6th पे होता है, तो ये वाला नाइट्रोजन कौन सा होगा, देखें आप, काउंट कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। ये तो, ये पिरिमिडीन रिंग 9 से जुड़ता है पिरिमिडीन, तो ये 9th है, ये 8th है, ये 7th है, सॉरी, हाँ पोजीशन नंबर 6th है ना, ये सॉरी इट इज नॉट 6th पोजीशन। अगर आप देखें, आपको मैं यहां बताता हूं पहले, सॉरी, यहां देखिए आप, NH2 किस पोजीशन पे है, यह हमें देखना पड़ेगा। एडेनिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और साइटोसिन के केस में इट शुड बी 1, 2, 3, 4, थाइमिन के केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे में देखना है। तो अब आप देखें, जो NH2 ग्रुप है कौन सी पोजीशन पे है, इट इज एट, एडेनिन के केस में 6th पोजीशन पे, ओरिएंटेशन ठीक था 6th पोजीशन पे, और यहां 4th पोजीशन पे जो O है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहां 3rd और पोजीशन रोटेट करेंगे, नाइट्रोजन जो है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। सिमिलरली आप देखें नीचे, साइटोसिन और गवानिन के बीच में, साइटोसिन और गवानिन, आपको पता है इसके केस में जो बॉन्ड बनेगा वो पहला का नाइट्रोजन यही होगा, 1st एंड 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, हमें पता है, ठीक है।
2 3 एंड दिस इज द पोजीशन नंबर 4. ओके बेटा, क्लियर है. और यहां पे आप देख सकते हैं इट शुड बी गवर्निंग. तो गवर्निंग के केस में आप पोजीशन देखेंगे तो रोटेशन में जब भी आएगा तो यहां पे 3 पोजीशन आप देखेंगे. काउंटिंग जो होगी वो यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6. तो was फर्स्ट पोजीशन, देन सेकंड पोजीशन, देन 3 4 5 6 पोजीशन. और यहां पे आप देख रहे हैं 2 3 एंड 4. तो मैं आपको बता दूं जो पोजीशन नंबर 4 का कार्बन है उस पे NH2 है इन केस ऑफ साइटोसिन, नाइट्रोजन 3 पे, 2 पे ऑक्सीजन. और यहां पे आप देख रहे हैं गवर्निन के केस में सेकंड पोजीशन का नाइट्रोजन, फर्स्ट का जो NH2 का हाइड्रोजन, सेकंड पोजीशन के NH2 का हाइड्रोजन, फर्स्ट का नाइट्रोजन और सिक्स्थ का ऑक्सीजन. फोर्थ और सिक्स्थ के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके बीच में बॉन्ड बनेगा साइटोसिन और गवर्निन के बीच में. साइटोसिन की थर्ड पोजीशन का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑफ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ गवर्निन एंड सेकंड पोजीशन का ऑक्सीजन साइटोसिन के और गवर्निन के जो कार्बन नंबर सेकंड पे NH2 उसके हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड्स बनेंगे. ओके, तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो अरविंद के चारागैफ ने स्ट्रक्चर दिया था, अगर इसको मैं वेट करके आपके स्क्रीन पे एक बार ला रहा हूं पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को, यू कैन सी लाइक दिस. This is the full structure of the DNA. It is the double helical model of DNA. Okay, is it clear or not? So मुझे लगता है कि आपकी बुक्स में है, NCERT बुक में भी है. You can take the structure from there and you can study from there. Okay, it is very important to note that these structures they appear at the molecular level like this. अभी भी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया वो भी 2 डायमेंशनल है बेटा, वो भी 2 डायमेंशनल है. 3 डायमेंशनली जो स्ट्रक्चर है दिस इज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द DNA. तो मुझे लगता है कि अब हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहिए DNA के. The molecular structure of DNA, the model was proposed by the 2 scientists. One is Watson, one is Crick. Credit goes to and Crick. They say that DNA is a double helical structures. हम यूजली जब बनाते हैं, मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा यहाँ पे, हम जब यूजली बनाते हैं स्ट्रक्चर को, मैं व्हाइट चॉक से एक बार बनाता हूँ फिर मैं क्लियर करूंगा कि होता क्या है. तो 2 हेलिक्स डबल हेलिकल के लिए हम ऐसा देखते हैं, यूजली जो अपीयर होता है वो ऐसे होता है. It appears like that. और हम यूजली देखते हैं कि it is 3 end of this chain, polynucleotide chain, and it is 5 end. एंटीपैरेलल है तो 3 यहां पे और इसका 5 end यहां पे होगा, तभी एंटीपैरेलल हुआ. हमें ये लग रहा है स्ट्रक्चर को देख के कि ये जैसे हमारे पास एक रस्सी होती है, अगर हम रस्सी को फोल्ड करें कुछ इस तरह से, हमें इस तरह से अपीयर हो रहा है कि वो एक दूसरे में जैसे लिपट के पड़े हुए हैं. पर ये ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा नहीं है. ये कभी भी जो 2 चेन्स हैं वे आपस को इस तरह से क्रॉस नहीं कर रही है.
They never cross it like this. वे, मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं आपको, वे दो पैरेलल चेन्स हैं, वो इस दिशा में ऐसे ऐसे चलेंगे। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं दो चेन्स को चलने के लिए, इसमें दो तरीके हैं। या तो मैं इसको यहां से मूव कराऊं दोनों हाथों को, आप देख रहे हैं, या इसको यहां से मूव कराऊं। मेरा बोलने का मतलब यह है कि दो पैरेलल चेन या तो क्लॉकवाइज चलेंगी या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। आप इस बात का ध्यान रखें। डीएनए, जैसे मैंने कहा कि आरएनए भी अलग अलग तरह की होती हैं, वैसे भी डीएनए अलग अलग तरह के हैं। डिस्कशन डीएनए के टाइप्स की, रेप्लिकेशन की, वो बाद में की जाएगी। मैं अभी आपको, जैसे मैंने आरएनए का छोटा सा आपको हिंट दिया था, वैसे मैं एक छोटी सी डिस्कशन अभी करूंगा। हमारे पास डीएनए भी अलग अलग तरह के, लाइक इट इज जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए। अब अभी तक तो आपने सुना होगा कि डीएनए ही होता है, पर नहीं, जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इतनी देर तक तो सर ने डीएनए कहा, अब जो मैं बात कर रहा हूं वो जेड, ए, बी, सी, डी, ई डीएनए की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में प्रश्न आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डीएनए, इनके बीच में अंतर क्या है। तो पहला तो डिफरेंस यही है बेटा कि व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन, व्हाट विल बी द क्वाइलिंग। जिनकी थ्री डिमेंशनल क्वाइलिंग है वो राइट हैंडेड क्वाइलिंग है कि लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यू कैन से, कौन सी है, इसके बेस पे इनको हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, जो स्ट्रक्चर मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, बाकी बाद में करूंगा, जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो स्ट्रक्चर बी डीएनए का स्ट्रक्चर करूंगा, द कॉमन डीएनए। तो अभी तक मैं बात करने जा रहा हूं बी डीएनए की, बाकी डीएनए की बात डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो बी डीएनए में क्या है, मैंने बोला कि हम बनाते वक्त ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो तो कभी एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है। ओके, तो मैं थोड़ा सा और इसको, अगर स्ट्रक्चर को आपके सामने लाऊं, थोड़ा सा और क्लियरिटी करने के लिए, वो क्या है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, देखा बेटा, और कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। Polarity is 3' to 5'. And here anti-parallel polynucleotide chain is there. मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है, आप इसको जरूर पढ़ें और ज्यादा समझें। कोई क्वेरी है, you can ask me on the message by putting message on the YouTube, or either I have given you my WhatsApp number. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं 25325 94187 25325। देखिए बेटा, इसमें क्या है कि हमें तो पता है कि ये तो आप देख रहे हैं कि दिस इज द वन ऑफ द backbone of one polynucleotide chain, this is the back of another polynucleotide chain. इनके बीच में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे।
नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे और like it is adenine, it will bound to the thymine, cytosine, guanine, then cytosine, guanine, adenine, thymine, cytosine, guanine, adenine, thymine, cytosine, guanine, any of the sequence मैंने पहले बोला है, इसमें भी जो सीक्वेंस of the nucleotide or number thymine, cytosine, guanine, any of the sequence मैंने पहले बोला है, इसमें भी जो sequence of the nucleotide or number of nucleotide present in the DNA will decide that it is the genetic material of which organism। ये कौन सा organism है, हम डीएनए से पता लगा लेते हैं। आपने ह्यूमन जीनोम की बात सुनी होगी, आपने ह्यूमन डीएनए की बात सुनी होगी। हम ह्यूमन इसलिए हैं क्योंकि हमारा डीएनए ह्यूमन का है। वो लाइन इसलिए है क्योंकि उसका जो डीएनए है लाइन का, वो डीएनए लाइन वाला डीएनए है। इस चीज को आप थोड़ा सा समझे, सारी बातों में चर्चा करूंगा आपके साथ। देन इट मे बी गवर्निंग टू साइटोसिन, एनी जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है। देन governing to cytosine, guverning adenine, thymine, adenine, thymine, cytosine, guanine, then guanine, cytosine, guanine, adenine, thymine। आप इस स्ट्रक्चर में एक चीज देख रहे हैं, ये बेसिकली जुड़ी नहीं है। ये जो पॉइंट जहां मैं इनको जोड़ रहा हूं ये भी जुड़ी नहीं है। मैं और ज्यादा क्लियरिटी आपको देना चाहूंगा, इन पॉइंट्स पे है क्या कि अगर यहां पे नाइट्रोजन बेस मान लीजिए एडेनिन और थायमिन है, तो यहां पे ये जो चेन है वो ज्यादा नजदीक है। यहां पे भी कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड की फोर्स है। हम ये देख रहे हैं, इस तरह से बनाने का पर्पज ये है कि आप देख सकते हैं, आप तो देखें बेटा, इनको बनाने का पर्पज इसलिए मेरे पास है, यहां पे है, हम देख रहे हैं अब कि यहां पे मैं देख रहा हूं ये ज्यादा अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ग्रूव है। यहां पे वो कम धंसा हुआ है, यहां पे सॉरी कम धंसा हुआ, यहां पे ज्यादा, फिर थोड़ा बाहर कम, फिर ज्यादा। इस तरह से वो अल्टरनेटली पड़े होते हैं। ये जो धंसे हुए भाग हैं, वाटसन एंड पिक ने इन्हें ग्रूव्स कहा। ज्यादा कम, इस तरह से जहां ज्यादा अंदर की तरफ धंसा होगा उसे नैरो ग्रूव कहा जाता है। नैरो ग्रूव है वो, जहां पे वो ज्यादा धंसा हुआ है उसे नैरो ग्रूव कहते हैं, और जहां पे कम होगा उसे शैलो ग्रूव बोल देंगे। और नैरो ग्रूव और शैलो ग्रूव they alternate with each other. One narrow to another narrow, one shallow to another shallow. ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला नैरो की ज्यादा, जो जिसको नैरो। वैसे जो वर्ड जो यहां पे आपने यूज करने हैं, ये तो मैं समझाने के लिए थोड़ा उथला है, शैलो है, थोड़ा नैरो है, वो डीप है। आइदर डीप इज द मेजर वर्ड है।
और जो वर्ड यहां पे करते हैं वो हम क्या यूज करेंगे? अब देखिए आप टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी की, वो है जहां ज्यादा धंसा हुआ है वो डीप है, उसको हम बोलेंगे मेजर ग्रूव। क्या बोलेंगे बेटा? मेजर वर्ड यूज करते हैं। और जहां पे कम है उसको माइनर। धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे बचपन के भी इसको देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं धीरे धीरे बायोलॉजी की टर्मों पे आए। मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, अगेन मेजर ग्रुप, अगेन माइनर ग्रुप। मैं लिख ही देता हूं, अगेन माइनर ग्रुप, according to the model which is given by Watson Crick, which is called the double helical model of DNA. DNA is made up of two antiparallel chain, clear है? It have major and minor group alternating with each other. It have a diameter of 20 angstrom and the two kind of the groups which are major and minor group alternating with each other. The distance between the one major group to another major group, either one major group to another or either one minor to another minor, कुछ भी, चाहे एक मेजर से दूसरी मेजर के बीच में, चाहे एक माइनर से लेकर दूसरी माइनर के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को वन फुल टर्म कहा जाता है। आप ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अभी ये बेसिक है। क्या कहेंगे इसको बेटा? वन फुल टर्म। और ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? कितना होगा? It is 34 angstrom। एक ही बात। दूसरी बात यह कही गई कि बीडीएनए के केस में इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होंगे, हर एक, चाहे वो एक माइनर से दूसरी माइनर में ले, तो एक मेजर से दूसरी मेजर में ले लीजिए। आप देख रहे हैं, अगर यहां पे जब जुड़ेगा तो एक यहां होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इन ईच ग्रुप्स। यहां पे भी नाइट्रोजन बेस में बार बार बोल रहा हूं, यहां पे अब मेजर ग्रुप क्यों बना? मेजर ग्रुप इसलिए बना कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा है। व्हेन इट इज कॉइलिंग, व्हेन इट इज कॉइलिंग, देन थ्री डायमेंशनल बात कर रहा हूं, जब कॉइल करती है या तो राइट हैंड से या तो लेफ्ट हैंड कॉइलिंग। दो तरह की कॉइलिंग है बेटा, एक राइट हैंड कॉइलिंग, देखिए आप हाथ किस तरफ को राइट हैंड की तरफ को जा रहा है, दूसरी लेफ्ट हैंड कॉइलिंग। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, जेड डीएनए, ए डीएनए, बी सी डी, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, तो उनमें डिफरेंसेस पहला तो ये किया आएगा कि जो कॉइलिंग है वो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, और दूसरा दैट हाउ मेनी बेस पेयर आर देयर, how many base pairs are there? It should be 10 base pairs here. Z में 12 होते हैं, A में 11 होते हैं, B में 10 है, C में 8 है, 9 है, ऐसे D में 8 है और E में 7.6 है। वो अलग अलग से वट एवर इज देयर, वो हम जब भी स्ट्रक्चर करेंगे तो करेंगे। तो मैं B के ऊपर फोकस कर रहा हूं, 10 base pairs should be there. And the diameter of this particular, जब ये मूव कर रहा है तो जो उसका बन रहा है वो कितना है? 20 angstrom. This is something about the double helical model as given by the Watson and Crick. अब देखें इसको एक बार, डीएनए और आरएनए ये स्ट्रक्चर आपके सामने हमने किए। इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा जिससे मैं आपके पास करूंगा, वो एटीपी का स्ट्रक्चर, इसी बेस पे हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज आपको मैंने
मॉलिक्यूलर लेवल की स्ट्रक्चर बताई. 3-dimensionally it is not possible on this particular blackboard here. What I will upload one video from other source which show that what is the basic structure of the DNA. What is the three-dimensional mean of this DNA? I will upload it to you, and this is something about the BDNA. It is here. BDNA. तो मुझे लगता है डीएनए के कुछ एस्पेक्ट्स पे अभी तक चर्चा हम कर चुके हैं, और जो भी होगा उसको एक बार आपके साथ पुनः करने की कोशिश करूंगा. तब तक के लिए सबको कोरोना नमस्कार. So this is the double helical model as given by the Watson Crick. According to this model, the DNA consists of two polynucleotide chains. One is 3' to 5', and other is anti-parallel chain, which is 3' to 5'. The two anti-parallel chains, they have the diameter of 20 angstrom. This is the major groove and this is the minor groove. The distance between the one major to another major, okay, and one minor to another minor, it is called one full turn, and it is equal to 34 angstrom, and it have 10 base pair in BDNA. It is BDNA. It is to be remembered. There are different kind of DNAs: ZDNA, ADNA, BDNA, cDNA, DDNA, eDNAs.